3 लोगों ने पार्टी से रिज़ाइन दिया, जिसमें फर्रुख मुख्तार जामी, दूसरा नाम अब्दुल्ला साहब का और तीसरा जो है वो दानिश जी का। उसी संबंध में वहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति थी लोगों के बीच में। उस बात को क्लियर करने के लिए हमारे संगठन मंत्री आदिल उस्मानी जी और दूसरे चौधरी फैज़ जी ने और तमाम लोगों ने इस बात को लेकर के रिक्वेस्ट किया कि एक प्रेस वार्ता लोगों के बीच में जाना चाहिए कि वहाँ पे संगठन कोलैप्स नहीं है, अभी संगठन वहाँ पे एक्टिव है और हम 4 सीटों पे बाराबंकी में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बाराबंकी की सभी सीटों पे एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है, इसका जवाब देने के लिए हम प्रेस का सहारा लेकर करके और उसका खंडन करना चाह रहे थे। और जो इल्ज़ामात लगाए गए उस इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाराबंकी में आप 6 विधानसभा सीटें, जहाँ पे आपके 4 ही प्रत्याशी अभी तक की 4 ही विधानसभा सीटों पे लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जगह से आपने क्यों छोड़ दिया? एक हैदरगढ़ और एक सदर। देखिए, हम भागीदारी कुछ चीजें आपने अभी बीच में क्लियर की कि ये मामले हो गए थे, लेकिन अगर आप जिलाध्यक्ष को आप टिकट नहीं दे पाए तो उसकी जगह पे आपके पास क्या कोई और कैंडिडेट नहीं था जिसको आप टिकट देते सदर के लिए? लास्ट टाइम तक वो ये कह रहे थे कि हम पर्चा भरेंगे और जब उन्होंने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो 2 घंटा बचा हुआ था। 2 घंटे में कोई भी आदमी विधानसभा का पर्चा दूसरे कैंडिडेट का नहीं भर सकता है और 2 घंटा पहले तो वहाँ पे डोर बंद हो जाता है चुनाव का। तो 3 बजे तक मोस्टली टाइम है, 3 बजे तक आखिरी समय था और आखिरी दिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो हमारे पास समय ही नहीं था कि हम वहाँ पे पर्चा किसी का भर सकें या भरा सकें। अगर वो हमको टाइमली बताते, 2 दिन पहले अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इस तरह के इल्ज़ाम लगाते तो उनसे पूछते, समझने का टाइम नहीं दिया। अगर उनको ये शिकायत थी तो किसी भी प्रदेश के मेंबर को, किसी भी प्रदेश के असाइन अथराइज पर्सन से वो बात कर सकते थे। उन्होंने ना किसी से बात किया ना कुछ किया, चुपचाप वो ये कह रहे थे कि मैं आखिरी दिन में भरूंगा और उन्होंने नहीं भरा। तो इस हिसाब से वो हमारी सीट खाली चली गई। कितनी सीटों पे आप जीत रहे हैं बाराबंकी में फिलहाल? देखिए, हम 4 सीटों पे लड़ रहे हैं और हमारी अच्छी फाइट है। कुर्सी विधानसभा में हम अकेले कैंडिडेट हैं, कुमेर साहब, और दरियाबाद में मुस्लिम अकेला कैंडिडेट है और रामनगर में क्योंकि अरुण कुमार या विकास श्रीवास्तव बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और पिछले 5 साल से वो तैयारी कर रहे हैं। 3 विधानसभा में हम जीतने की पोजीशन पे हैं और चौथी जो जैदपुर है उसमें कुछ संगठन में कमजोरी थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे पूरी कंप्लीट तैयारी हो गई है और हम लड़ाई में हैं वहाँ पे। तो जा साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो पैसे को लेन देन को लेके कुछ बातें उड़ी हैं, अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो आप ही लोग बेहतर समझ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस होने वाले चुनाव में आपको इस बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब दूसरे लोगों से प्रोजित हो करके लोग नुकसान करने की नीयत से आते हैं, अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप प्रदेश अध्यक्ष को लिख सकते थे। प्रदेश में हमारे पास वर्किंग कमेटी में 450 लोगों से अधिक वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, 5 जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट में और हमारे पास हर जिले का अलग अलग इंचार्ज बूथ होती है। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ टिकट नहीं दिया जाता उन लोगों को। टिकट मैंने उनकी घोषणा कर दी थी, जामी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये पार्टी के साथ उन्होंने वो आरोप लगा रहे थे 5 लाख रुपए का। मैं कह रहा हूं कि अगर उनके पास आरोप है तो सज्जाद ने अगर उनसे कोई पैसा लिया हो या पैसे का कोई डिमांड किया हो तो वो ये बता सकते हैं। जब उनको चुनाव लड़ना ही नहीं था और चुनाव लड़ने के वो प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे थे और इल्ज़ाम लगाने के लिए तो आदमी कोई भी बात कह सकता है, जमहूरी तौर पे अपनी बात वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी कैंडिडेट से 100 से ज़्यादा सीटों पे हमने चुनाव लड़ाया है और अगर कहीं भी पैसा लेने देने की बात आती तो पूरे उत्तर प्रदेश से ये बात आती और एक आदमी के इल्ज़ाम लगाने से उस इल्ज़ाम को प्रूफ नहीं किया जा सकता
और मैं कह रहा हूँ कि किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, ना पैसे की कोई बात नहीं। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हमसे भी पैसा लिया गया था। मैं कह रहा हूँ कि पैसा अगर उनसे लिया गया तो पार्टी कार्यालय में जो पैसे लिए जाते हैं और दिए जाते हैं, या तो अकाउंट में लिया जाता है या तो रसीद दी जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके पास इस तरह की कोई रसीद हो, मैं तो जितना पैसा मतलब पार्टी जिला फंड में- अध्यक्ष जी रसीद दिखा रहे थे अपनी, उनके पास 3 रसीद थी। मैं कह रहा हूँ वो आवेदन की रसीद है। हमारे यहाँ आवेदन करने के लिए 10,000 रुपये, जो भी MIM विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कोई भी संगठन का आदमी MIM में पर्चा भर सकता था। वो अपनी कैंडिडेचर के लिए और अपने टिकट की दावेदारी पेश करने के लिए वो फॉर्म भर सकता था। वो बैरिस्टर साहब ने और प्रदेश की कार्यकारिणी ने इसे ओपन किया था और उन्होंने पर्चा भरा था, और पर्चा भरने की जो फीस थी वो 10,000 थी। तो उस 10,000 से अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हमसे पैसा लिया गया, तो ये गलत है। टिकट के लिए और धरना भी दिया था, काफी बवाल भी हुआ था, उस पर क्या कहें? देखिए, जीशान असलम एज अ कैंडिडेट अच्छा थे। मामला ये था कि जब टिकट देने और लेने की जो बारी थी, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। उन्होंने हमारे यहाँ पे आवेदन किया। हमारे यहाँ कुर्सी से कम 20 आवेदन थे। वो तो कह रहे थे कि हमारे चक्कर लगा रहे थे, मुझे फोन किया जा रहा था टिकट ले जाइए आप। मैं वहाँ का MIM का इंचार्ज हूँ। अगर एक भी बार मैंने उनसे ये कहा हो कि आइए टिकट ले जाइए, देखिए हम परचून की दुकान नहीं चला रहे, हम बसपा की तरीके से प्राइवेट लिमिटेड दुकान नहीं चला रहे। हम एक विचारधारा है, MIM एक मिशन है, और हम संविधान की तरीके से संविधान की प्रस्तावना पे भरोसा रख करके जो कैंडिडेट 1-1.5 साल 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उनका टिकट काट कर करके मैं दूसरे को चुनाव लड़ाने के लिए टिकट नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर गाइडलाइन थी कि आप आवेदन करते, आवेदन पे वो विचार हैदराबाद की टीम को करना था, ना कि प्रदेश कार्यालय और प्रदेश अध्यक्ष का अख्तियार है। ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, टिकट देना और टिकट को डिसाइड करना उनका काम है, ये बैरिस्टर साहब का काम है। हमारा काम उनकी बात को वहाँ पहुँचा देना और फैसला लेना और फॉर्म B का इशू करना। ये आप भी जानते हैं कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत वो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, ना कि इंचार्ज का काम और ना ही प्रदेश अध्यक्ष का। ये रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। तो वहाँ पे खरीदा और न दाखिल किया। आप पत्रकार हैं, आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि फॉर्म भी तब दिया जाता है हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीधा फंडा है कि फॉर्म भर करके, इलेक्शन का फॉर्म भर करके उसको लीगल टीम को भेजेंगे। वो लीगल टीम आपके फॉर्म को पूरी तरह से चेक कर लेगी। आपके मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमे हैं, अगर उसको पार्टी टिकट देती है तो उस गाइडलाइन का पालन करना होगा, उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा पेपर में। इसीलिए हमारी पार्टी AIMIM ने एक गाइडलाइन बनाया है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो प्रदेश कार्यालय में आवेदन करेगा और आवेदन करने के साथ में वो आवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएगा, वो निर्णय लेंगे। दूसरी बात ये है कि ये भी कहा गया उनसे कि आप चुनाव कार्यालय से पर्चा खरीद लीजिए, पर्चा भर करके कंप्लीट उसको दीजिए, वो हमारे पास आएगा, हम उसको प्रदेश कार्यालय फॉरवर्ड करेंगे, वो फॉरवर्ड होकर के हैदराबाद टीम के पास जाएगा। जब पर्चा ओके हो जाएगा तब आपको फॉर्म भी दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हमको फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा, ये पूरी तरीके से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं और जो इल्ज़ाम है उनका, उस इल्ज़ाम की भी निंदा करते हैं। एक सवाल फैज साहब आपसे करूंगा। चुनाव की डेट आई भी नहीं थी और आपने अपने बाराबंकी में पोस्टर्स और होर्डिंग बैनर ये सब आपने लगाना शुरू कर दिया था, आप क्यों बैक हो गए? हमने पार्टी से आवेदन किया हुआ था, मेरा आवेदन था, उसके बाद जामी भाई का हमसे पहले से उस जगह पे आवेदन था। हमने जब पार्टी से बात करने की कोशिश की, उस टाइम सर्वे में पार्टी ने जो सर्वे कराया था उस आधार पे जामी भाई बेहतर चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए पार्टी ने हमसे बताया कि आप रुक जाइए और जामी भाई को चुनाव लड़ाने में ही सबका हित है, पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, जामी भाई हमसे बेहतर चुनाव लड़ सकते थे, इसलिए हमने अपने आप को पीछे ले लिया। हम लोग सब लोग जामी भाई का साथ ही दे रहे थे।
फिर अब अचानक पता नहीं क्या गति क्या हुआ, क्या मसले हुए, वो बेहतर जामी भाई बता सकते हैं। और एकदम से जामी भाई ने इस तरह से पार्टी छोड़ दी। बहुत मेहनत से वो जामी भाई ने पार्टी बनाई और उसके बाद तत्काल एकदम ऐसे छोड़ के चले गए। इसके बैकग्राउंड से क्या मामला था इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। इसके बाद फिर समय नहीं रहा कि पर्चा भरा जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब मेरी पूरी नहीं थी, इसलिए हमने चुनाव में फिर आगे बढ़ने की। अच्छा, इससे पहले रामनगर विधानसभा सीट पे एक मामला हुआ था जिसमें ओवैसी साहब आए हुए थे। उनके आने से कुछ देर पहले वहाँ पे एक मामला हुआ था जिसमें आप ही की पार्टी के एक कार्यकर्ता को धक्का देके स्टेज से नीचे किया गया था। उसी के बाद जहाँ तक मुझे याद है कि शायद कुछ लोगों के पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद उसमें आपका भी नाम था। जी, वो एक घटना हुई थी रामपुर में, जब ओवैसी साहब की मीटिंग हो रही थी। उस दरमियान कुछ परिवार की तरह सब लोग साथ में थे, आपस में कुछ झगड़ा हुआ। उस सदस्य को वहाँ पे ऐसी शर्मिंदगी हुई कि उसको स्टेज से हटा दिया गया। बाद में उसका ये हुआ कि सारा जिम्मेदार उसके जिम्मेदारों के तौर पे हम थे, दानिश अहमद थे और फैसल मलिक साहब थे। हम तीनों को पार्टी से निष्कासित किया। जामी साहब ने कौन जामी उस टाइम पे कार्यवाहक के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर सज्जाद भाई से आके हम लोगों ने अपनी सफाई दी, अपनी बात रखी प्रभारी साहब के सामने, तो इन्होंने उस लेटर को कैंसिल किया था। और उसके बाद से वो मेरा पद बना हुआ था यूथ प्रेसिडेंट का। फिर जब हमने आवेदन किया तो हमने प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया हुआ था, हम सिर्फ विधानसभा को ही देखना चाह रहे थे। जब हमारा आवेदन बाद में हमसे ये हुआ कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के लोगों से आलाकमान से बात हुई कि नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद सज्जाद भाई ने हमको फिर से यूथ प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत कर दिया। इस टाइम बाराबंकी ज़िले में एक ही जिला अध्यक्ष के तौर पे सिर्फ यूथ की कमेटी पे हम काम कर रहे हैं। आज सज्जाद भाई ने जिम्मेदारी दी है कि पार्टी के संगठन को एक यहाँ पे ला के तो मौजूदा जिलाध्यक्ष अभी बाराबंकी में आपका नहीं ये कहा जा सकता। इस समय हमारा कोई मौजूदा जिलाध्यक्ष बाराबंकी में सिर्फ एक जिलाध्यक्ष के तौर पे हम ही काम करते हैं। सज्जाद साहब, आप इस बात पे रोशनी डालिए कि